दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो ऑन रिवीजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन का रिवीजन करने वाले हैं। ये स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जिनको पहुँच गए हैं, HSC कॉमर्स में पहुँच गए हैं और उनको डेप्रिसिएशन भूल गए। 11th स्टैंडर्ड में किए थे पर 12th स्टैंडर्ड में आने से पहले भूल गए। उनके लिए सिर्फ ये रिवीजन लेक्चर्स है। ये 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा और डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के रिवीजन के लिए। तो क्विक रिवीजन है। सो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज़ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि डेप्रिसिएशन एक रिडक्शन इन वैल्यू है। क्या है डेप्रिसिएशन? रिडक्शन। रिडक्शन यानी फॉल होना, रिडक्शन यानी डिक्लाइन होना। कोई भी एसेट का वैल्यू जो गिर जाए उसको हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर फिक्स एसेट वर्ड यूज़ किया है कि यहाँ पर एसेट्स आपको पता है फिक्स होते हैं और करंट एसेट्स होते हैं। तो करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? फिक्स एसेट्स की। फिक्स एसेट्स में आप पूछेंगे सर यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स होते हैं फिर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो भैया दोनों है, यहाँ पर टेंजिबल भी और इंटेंजिबल भी दोनों इंक्लूड होगा इसमें। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर ये डेप्रिसिएशन होता क्यों है? डेप्रिसिएशन होता है ताकि बिज़नेस में नॉर्मल वेर एंड टेयर होता है, हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं एसेट्स को तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, या तो फिर फैशन और टेक्नोलॉजी की वजह से न्यू एसेट्स को परचेस करने की ज़रूरत पड़ती है, ओल्ड की वैल्यू गिर जाती है। तो ये जो वैल्यू गिर रही है ये वैल्यू को भी हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। ओके ओके, जो हम आगे देख रहे हैं कि इसके मेथड्स क्या क्या है। डेप्रिसिएशन में बेसिकली दो मेथड ही नहीं है और 3-4 मेथड है, पर हमारे सिलेबस में और आगे भी चल के बीकॉम में भी ज़्यादातर दो ही मेथड चलते हैं। एक है SLM मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड एक एकदम इजी मेथड है जिसमें आपको एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ होगा। उस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो रेट कांस्टेंट रहेगा और अमाउंट जिस पे चार्ज होना है वो अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा। वो कौन सा रहेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। इसके लिए इसका दूसरा नाम देखो आपने दिया है यहाँ पर, इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम है इसका? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं और दूसरा इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, जो परसेंटेज दिया रहेगा वो हमेशा हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं कि एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर हमने कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दिया है और कॉस्ट है एसेट का 10,000। ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% और कॉस्ट ऑफ एसेट है 10,000। तो फर्स्ट ईयर में जब हम परचेस करेंगे तो हमको दिखेगा कि कॉस्ट है भाई इसका 10,000 रुपीज़ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,000। अच्छा, कॉस्ट थी 10,000 यानी उसकी बुक वैल्यू थी 10,000, उसमें से डेप्रिशिएट हो गया एक साल में, उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था? डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो 1,000 इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। अब इसकी वैल्यू कितनी बची है? इसकी वैल्यू 9,000 बची है। ठीक है, ये तो फर्स्ट ईयर का काम हो गया। अब सेकेंड ईयर में आएंगे तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमको दिया है 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 10%। लेकिन 10% हम किस पे लगाएंगे? 10% हम यही 10,000 पे लगाएंगे। ठीक है, तो अभी भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10,000 आएगा लेकिन वैल्यू ऑफ एसेट अब हो जाएगी 8,000, क्योंकि वैल्यू थी उसकी 9,000, अब उसमें से 1,000 डेप्रिसिएशन हो गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8,000। उसी तरह थर्ड ईयर में भी देखेंगे तो डेप्रिसिएशन 1,000 आएगा। एक बात इसमें कांस्टेंट है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो हर साल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमेशा हर साल कांस्टेंट होता है। ठीक है, हर साल उसका अमाउंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अच्छा, और बहुत बार अभी सम्स में आपको ऐसा मिलेगा कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है लेकिन तीन चीज़ दी हुई है सम में। क्या चीज़? तीन चीज़ दी हुई है। एक होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, ये तो उनको देना ही पड़ता है। दूसरा है यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट। यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट क्या होता है कि समझो हमने एक घर में एक फ़ैन लिया।
अब हमको एस्टीमेट लगा सकते हैं हम फ़ैन कि ये फ़ैन हमारा 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा। तो ये जो ईयर्स हमने जो गिने ना, 5 साल, 3 साल, ये हो गया उसकी यूज़फुल लाइफ। इसके बाद पता है कि ये एसेट को क्या करना पड़ेगा, स्क्रैप करना पड़ेगा, बेच देना पड़ेगा, इसको निकाल देना पड़ेगा, ये यूज़ में नहीं आएगा। तो इसकी यूज़फुल लाइफ दी हुई होगी। और तीसरी चीज़ है इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, देखो जो भी एसेट जब भी भंगार में हम बेच देते हैं तो कुछ ना कुछ कीमत तो आती है। हमने फ़ैन लिया, 5 साल तक यूज़ किया हमने फ़ैन, लेकिन जब 5 साल के बाद ये फ़ैन अब यूज़ में नहीं आया, फ़ैन नहीं चल रहा है, तो इसको हम बेचने जाएंगे तो कुछ ना कुछ कीमत तो आएगी। 500 रुपया तो आएगा, 100 रुपया तो आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी हम हमारे पास, इसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब ज़रा इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ये फॉर्मूले में क्या बोलता है, आपने जो एसेट खरीदा उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दो। क्या, आपने जो एसेट खरीदा, अच्छा ये कब करना है, जब एसेट खरीदने के वक्त। तो सर हमको स्क्रैप वैल्यू कैसे पता चलेगा, स्क्रैप वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। और टेंशन नहीं लीजिए, ये आपको सम में दिया हुआ होगा। तो आपको कॉस्ट ऑफ एसेट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड करना है यूज़फुल लाइफ के साथ। जैसे हमारे एग्जांपल में अगर एक एग्जांपल ले ले तो 10,000 कॉस्ट ऑफ एसेट है, स्क्रैप वैल्यू जो है 2,000 है, यूज़फुल लाइफ 4 ईयर्स है। तो 10,000 माइनस 2,000 8,000 आ जाएगा, और उसको डिवाइड करूँगा अगर मैं 4 से यूज़फुल लाइफ से, तो आपको मिलेगा 2,000। ठीक है, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा जो मेथड है इधर दिया हुआ है, वो हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में एक चीज़ अच्छी है कि आपको कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कोई फार्मूला याद नहीं रखना है। यहाँ पर क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन की तरह ही पूरा मेथड है, सिर्फ ये बोलता है जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो आप रिड्यूस बैलेंस पे चार्ज करोगे। किस पे चार्ज करोगे आप, रिड्यूस्ड बैलेंस पे, या डिमिनिश वैल्यू पे, या बुक वैल्यू पे आप चार्ज करोगे। किस पे चार्ज करोगे आप, जो रिड्यूस्ड बैलेंस है उस पर, या आप डिमिनिशिंग वैल्यू जो हुई है उसकी उस पर, या तो फिर बुक वैल्यू पे आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। देखते कैसा है। हमारा वही एग्जांपल है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, कॉस्ट है एसेट की 10,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में हमने कॉस्ट रखा 10,000, डेप्रिसिएशन हमको रेट दिया है 10%, तो हम चार्ज करेंगे किस पे, जो अमाउंट दी हुई है उस पर चार्ज करेंगे, तो आ गया आपका 1,000। अब आपकी वैल्यू कितनी बची, रिटर्न डाउन वैल्यू, भाई 10,000 का एसेट था, 1,000 डिप्रिशिएट हो गया है वो, अब उसकी वैल्यू बची 9,000। अब ईयर 2 में आए गए हम, सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन का रेट तो वही है 10,000, 10%। अच्छा, लेकिन 10,000 सर किस पे, वहाँ हमने देख रहा था, देखो वहाँ पर आप जाके देखोगे आप, वहाँ पर हम जो ले रहे थे वो 10% किस पे ले रहे थे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहे थे, बराबर, ओरिजिनल कॉस्ट पे ले रहे थे। यहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेना है, बल्कि किस पे लेना है, आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पे लेना है, या डिमिनिश्ड वैल्यू पे लेना है, या जो बुक वैल्यू है एसेट की उस पे लेना है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू कितनी है, 9,000 है, 9,000 पे आप 10% लेंगे तो आपका आ जाएगा 900। अब इसकी वैल्यू कितनी बचेंगी, 8,100 बचेगी। अब उस पर थर्ड ईयर में जब आएंगे तो किस पे 10% लेंगे आप, 8,100 पे 10% लेंगे, तो उसकी वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का ओवरव्यू था। बाद में हम इस पे सम्स भी एक दो सम्स अपलोड करेंगे, आप सम्स भी देख लीजिए। थैंक यू।